हेलो स्टूडेंट, हमने एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो एलिमिनेशन के वाया एल्कीन का फॉर्मेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में एलिमिनेशन से एल्काइन के फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके अंदर हम फर्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन इन डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ध्यान दें, यहां पर रिएजेंट कौन कौन से यूज होंगे। तो फर्स्ट रिएजेंट होगा अल्कोहलिक KOH, सेकंड होगा सॉलिड KOH, थर्ड होगा NaNH2 जिसको हम सोडामाइड बोलते हैं, और फोर्थ होगा अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 सोडामाइड। और ध्यान दें, इट इज द बेटर रिएजेंट, ये सबसे बेटर रिएजेंट है। तो अभी हम इसके बारे में जब आगे बात करेंगे तो बताएंगे कि इसको बेटर रिएजेंट क्यों बोला है। तो ध्यान दें, यहाँ पर रिएजेंट के रूप में हम अल्कोहलिक KOH, सॉलिड KOH, NaNH2 भी यूज करते हैं। बाकी इनमें बेटर रिएजेंट होगा अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। अगर कुछ पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स है, इट इज बीटा एलिमिनेशन, ये आपके बीटा एलिमिनेशन का पार्ट है, एंड E2 मैकेनिज्म। बीटा एलिमिनेशन के साथ साथ ये E2 मैकेनिज्म का पार्ट भी है। अगर E2 मैकेनिज्म है तो इसका सेंस क्या है कि आपके बोथ लिविंग ग्रुप किस पर होने चाहिए, एंटी पोजीशन पर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ लिविंग ग्रुप एट एंटी पोजीशन, आपके बोथ लिविंग ग्रुप जो है वो एंटी पोजीशन पे होने चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में, इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन क्या होता है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मीनिंग, तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मीनिंग है एलिमिनेशन ऑफ HX, अर्थात एसिड हैलाइड का जो एलिमिनेशन है उसी को हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं। वैसे इसके नेम से ही क्लियर है, डी मतलब हो गया रिमूव, हाइड्रो मतलब हो गया हाइड्रोजन, हेलो मतलब हो गया हेलोजन। तो हाइड्रोजन और हेलोजन के रिमूव को हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं। अब हम यहाँ से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन जो है उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो देखिएगा, हम फर्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हैलाइड। तो ध्यान रखना, विसिनल डाई हैलाइड में हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की बात करेंगे। तो इसके लिए हमें फर्स्ट एग्जांपल्स की बात करेंगे यहाँ से। तो ये आपका विस डाई हैलाइड है, इस पर हम फर्स्ट रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KOH, ये स्टेज फर्स्ट है और ये बेस फर्स्ट भी है। यहां से क्या होगा, यह HX रिमूव हो जाएगा। ध्यान रखना, E2 एलिमिनेशन है और E2 एलिमिनेशन के साथ साथ हम इसको ऐसे भी बोलेंगे कि बीटा एलिमिनेशन भी है। जब ये दोनों यहां से रिमूव हो जाएंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ये इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट क्या है, डबल बॉन्ड पर X, तो इसको बोलेंगे हेलो
एल्कीन, अर्थात अभी तो ये विनाइल हैलाइड का पार्ट है, विनाइल हैलाइड, बाकी मैंने इसको हेलो एल्कीन बोला है। अब आप देखिएगा हेलो एल्कीन में लोन पेयर सिग्मा पाई, अर्थात रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस स्टेबल है। अगर ये रेजोनेंस स्टेबल है तो अब सेकंड स्टेप में हम अगर वीक बेस यूज करते हैं तो यहां से इस एक्स का एलिमिनेशन इजीली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वीक बेस इस हाइड्रोजन को कैप्चर नहीं कर पाएगा और एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हमें सेकंड स्टेप में जो भी बेस यूज करना है वो स्ट्रोंगर बेस होना चाहिए। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ से स्टेप नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 2 जहाँ पर आपके बेस 2 है, एक बार तो मैंने यूज किया एल्कोहलिक KOH और एक बार हमने यूज किया NaNH2। अगर एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो हमें प्रोडक्ट की पुअर यील्ड ऑब्टेन होगी, और अगर NaNH2 यूज करेंगे तो हमें प्रोडक्ट की गुड यील्ड ऑब्टेन होगी। क्यों? क्योंकि एल्कोहलिक KOH जो होता है वो वीक बेस होता है कंपेयर टू NaNH2। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वो वीक बेस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इजीली यहां से H को या प्रोटॉन को रिमूव कर सकता है, बट ये वीक बेस होने की वजह से इसको इजीली रिमूव नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर हम एल्कोहलिक KOH सेकंड स्टेप में यूज करेंगे तो पुअर यील्ड होगी, और अगर हम NaNH2 को यूज करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी यील्ड गुड होगी। तो यहां से एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बनता है वो देखो आप, कि बेस सेकंड इज मोर बेसिक देन बेस फर्स्ट, अर्थात अगर इनकी मैं बेस स्ट्रेंथ की बात करूं तो इनकी बेस स्ट्रेंथ में बेस सेकंड बेस फर्स्ट से ज्यादा है। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन है कि यहाँ पर जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्या हो रहा है? वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। इस वजह से इसका एलिमिनेशन इजीली नहीं होता, डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से हम ये बोलेंगे कि हमें सेकेंड स्टेप में जो भी बेस है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बेस फर्स्ट से क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इसका जो रीजन है वो देखिएगा। अब मैं इसका रीजन आपको बताता हूं। इसके लिए देखिएगा आप, रीजन क्या है? ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हेलो एल्कीन, जिसको हम विनाइल हैलाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हेलो एल्कीन किसके वाया? बाई रेजोनेंस। क्या होगा? देयर partially double bond character between कार्बन एंड हेलोजन, कार्बन हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्टिंग इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज बॉन्ड लेंथ। इससे क्या होगा? ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होने से एलिमिनेशन डिफिकल्ट होगा। इसलिए हम कहेंगे कि एलिमिनेशन ऑफ एक्स मोर डिफिकल्ट। तो यहां पर आपके जो एक्स है उसका एलिमिनेशन क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से जो भी हम बेस सेकेंड लेंगे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ 20 फर्स्ट से अधिक होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिएगा, मैं एक आध क्वेश्चन बताता हूं आपको। यहां से क्वेश्चन फर्स्ट तो यह है कि बेस सेकेंड इन स्टेप 2 इज मोर बेसिक देन बेस फर्स्ट इन स्टेप फर्स्ट। वाई? कि यहां पर
बेस सेकंड जो होता है वो मोर बेसिक होना चाहिए बेस फर्स्ट के कंपेयर में। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन तो अभी मैंने बता दिया था, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जो कि क्या बन रहा है, हेलो एल्कीन। तो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जो हेलो एल्कीन बन रहा है, इस वजह से बाई रेजोनेंस, इस वजह से क्या होगा, हेंस एलिमिनेशन ऑफ एक्स डिफिकल्ट। सेकंड क्वेश्चन है, alcoholic KOH does not use in step second, why? इसकी जो स्टेप सेकंड है उसमें अल्कोहलिक KOH को हम यूज नहीं करते, ऐसा क्यों? तो उसका रीजन यही है, ड्यू टू लेस बेसिक नेचर। इसकी बेसिक नेचर क्या होती है, लेस होती है, इस वजह से इसको हम यूज नहीं करते, क्योंकि ये लेस बेसिक होने की वजह से डबल बॉन्ड पर लगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे आपका जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव नहीं कर सकता। तो देखो, जैसे मैंने लिया अल्कोहलिक KOH, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, OH माइनस, और एक हम यूज करेंगे NaH2 सोडामाइड, यहां से मिलेगा NH2। अब आप देखिएगा इन दोनों में से ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ऐसा क्यों? तो उसका रीजन देखिएगा, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस EN। अब बताओ, अगर लेस EN पर नेगेटिव चार्ज होगा तो मोर स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा? तो ये लेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है। अगर इसकी स्टेबिलिटी लेस है तो इसकी डोनर टेंडेंसी क्या होगी, मोर होगी। तो इस वजह से डोनर टेंडेंसी मोर, और इसी के रिजल्टेंट मोर बेसिक होगा, इसलिए हम स्टेप सेकंड में NaNH2 को यूज करते हैं, अल्कोहलिक KOH को यूज नहीं करते। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, जो बताते हैं हम आपको कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान दे, नेक्स्ट कंडीशन कि अल्कोहलिक KOH इज, अगर हम अल्कोहलिक KOH को यूज करते हैं देन हेलो एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। ध्यान दे, अगर हम अल्कोहलिक KOH को यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन पे आपका हेलो एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? बिकॉज इट इज अनएबल टू रिमूव विनाइलिक हाइड्रोजन, अर्थात ये जो विनाइलिक हाइड्रोजन है उसको रिमूव करने के लिए एबल नहीं है। अर्थात हम ऐसे कहेंगे कि अल्कोहलिक KOH के द्वारा विनाइलिक हाइड्रोजन का एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। हेंस इन दिस कंडीशन पुअर yield ऑफ एल्काइन ऑप्टेन। तो यहां पर अल्कोहलिक KOH अगर हम सेकेंड स्टेप में यूज करते हैं तो ऑप्टेन एल्काइन की जो yield होगी वो क्या होगी, पुअर होगी। अब हम यहां से एक एग्जांपल से आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका रिएक्शन कराना चाहते हैं, तो मैंने कहा था बेटर रिएजेंट कौन सा है, तो हम यहां पर यूज करेंगे अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। चलो इसका मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म डन इनटू 2 स्टेप्स, ये 2 स्टेप्स में होगा। तो पहले स्टेप में देखिएगा आपका स्टेप फर्स्ट,
अल्कोहलिक KOH को यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो अल्कोहलिक KOH में आपका जो बेस है वो बेस इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और हेलोजन रिमूव हो जाएगा। अर्थात HX रिमूव होने के बाद आपके पास RC डबल बॉन्ड CH HX हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, जो इंटरमीडिएट है और स्टेबल बाय रेजोनेंस भी है, स्टेबल बाय रेजो भी है। सेकेंड स्टेप की बात करें हम, तो सेकेंड स्टेप में अब हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस अर्थात NaNH2 को यूज करेंगे, जिसमें आपका बेस है NH2 माइनस। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इजीली विनाइलिक हाइड्रोजन को कैप्चर करता है, इससे बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हेलोजन रिमूव हो जाएगा और एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम इसके रिलेटेड एग्जांपल्स की बात करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। अर्थात फर्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक KOH यूज होगा, सेकेंड स्टेप में NaNH2 यूज होगा। तो फर्स्ट स्टेप में जब अल्कोहलिक KOH यूज होगा तो ये रिमूव हो जाएगा HX और इसके वाया एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। स्टेप सेकेंड में हम NaNH2 को यूज करेंगे, अगेन HX रिमूव हो जाएगा और एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, अब हम एक कार्बन को और इंक्रीज कर लेते हैं। अब हम 3 कार्बन की बात करते हैं। वही रिएजेंट है अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। फर्स्ट में HX रिमूव होगा, तो ये HX रिमूव हो गया, इसके बाद ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में वही NaNH2 यूज करेंगे, अगेन HX रिमूव हो जाएगा और इसके वाया एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, एक कार्बन इंक्रीज करते हैं, मतलब 4 कार्बन की चेन को हम कंसिडर करते हैं। तो ये 4 कार्बन की चेन कंसिडर की है मैंने। रिएजेंट वही है अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। तो आपका इंटरमीडिएट जो फर्स्ट है उसमें यहाँ से HX रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम NaNH2 यूज करेंगे, अगेन आपका HX रिमूव हो जाएगा और इसके वाया एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ध्यान रखना, एक नोट है कि एलिमिनेशन ऑफ विस डाइहैलाइड ऑल्सो गिव एल्काडाइन। अर्थात विस डाइहैलाइड के एलिमिनेशन से एल्काडाइन ऑब्टेन होता है। कौन सा एल्काडाइन? 1, 2 और 1, 3। बट मेजर प्रोडक्ट इज एल्काइन। लेकिन मेजर प्रोडक्ट एल्काइन ही होगा, एल्काडाइंस नहीं होगा। कैसे प्रोड्यूस होता है एल्काडाइन, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो देखिएगा एल्काडाइन 1, 2 और 1, 3 का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो एक तो इससे बताता हूं मैं आपको, CH2H, C डबल बॉन्ड C, CH3 और Cl और H। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन का एलिमिनेशन इस साइड से ना होकर अगर इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन का एलिमिनेशन हो जाए तो यहाँ से इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और CH3। तो ये कौन सी एल्काडाइन हो गई? 1, 2। तो ये हो गया आपकी 1, 2 एल्काडाइन। ऐसे ही 1, 3 की अगर मैं बात करूं तो 1, 3 डायरेक्ट इस रिएक्टेंट से ही, जैसे इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूं,
CH3 Cl Cl CH3 H H। अब अगर हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और ऐसे इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। अगर इलिमिनेशन ऐसे ना होकर आपका इलिमिनेशन ऐसे हो जाए और ऐसे हो जाए तो ऐसी पॉसिबिलिटीज में CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H2 ये हो जाएगा, अर्थात 1,3 एल्काडाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपके इलिमिनेशन ऑफ विच डाई हैलाइड में एल्काडाइन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता है, बट आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, एल्काइन ही होगा, एल्काडाइंस नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम एल्काडाइंस को यूज करते हैं तो इनके अंदर आपका इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं होता। इस वजह से यहाँ पर एल्काडाइन प्रोडक्ट जो है उनका फॉर्मेशन मेजर प्रोडक्ट के रूप में नहीं होगा, माइनर प्रोडक्ट के रूप में होगा, जबकि एल्काइन का जो फॉर्मेशन है वो मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की। एग्जांपल नंबर 4। ये लिया मैंने, इसकी रिएक्शन कराई मैंने अल्कोहलिक KOH और वो भी एक्सेसिव अमाउंट में। क्या होगा, अर्थात 2 मोल यूज किए हैं, पहले 2 मोल यूज किए हैं तो 1 मोल से तो HCl और सेकेंड मोल से भी HCl रिमूव हो जाएगा। इसके फलस्वरूप आपके पास टर्मिनल एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। टर्मिनल एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। हालांकि इसकी इल्ड पुअर है, क्योंकि हमने अभी जैसे इससे पहले कहा था कि अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एल्काइन नहीं हेलो एल्कीन्स मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है, तो इसकी इल्ड पुअर है, टर्मिनल एल्काइन भी है और ये लेस स्टेबल भी है। तो यहां से आइसोमराइजेशन हो जाता है, क्योंकि हमने अल्कोहलिक KOH एक्सेसिव में ले रखा है, तो इसके 2 मोल और यूज होते हैं और 2 मोल यूज होने के साथ साथ आइसोमराइजेशन होगा और आइसोमराइजेशन के वाया आपके नॉन टर्मिनल एल्काइन का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा नॉन टर्मिनल एल्काइन, और नॉन टर्मिनल जो एल्काइन होती है वो आपकी मोर स्टेबल होती है। तो क्वेश्चन यह है कि टर्मिनल एल्काइन और नॉन टर्मिनल एल्काइन में से नॉन टर्मिनल एल्काइन की स्टेबिलिटी टर्मिनल एल्काइन से ज्यादा है, ऐसा क्यों? तो देखिएगा क्वेश्चन कि नॉन टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल जो एल्काइन है वो मोर स्टेबल है देन टर्मिनल एल्काइन। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन लेस होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, और जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी अधिक होगी। तो देखिएगा नॉन टर्मिनल एल्काइन, तो नॉन टर्मिनल एल्काइन में कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। जबकि अगर मैं टर्मिनल एल्काइन की बात करूं तो आपके पास टर्मिनल एल्काइन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसकी स्टेबिलिटी मोर है और इसकी स्टेबिलिटी लेस है। इसी वजह से आपका टर्मिनल एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? नॉन टर्मिनल एल्काइन में। किसके वाया? आइसोमराइजेशन के वाया। तो अब हम यहां से इस आइसोमराइजेशन का मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये आइसोमराइजेशन किस टाइप से होता है, अर्थात एक टर्मिनल एल्काइन आपका नॉन टर्मिनल एल्काइन में किस प्रकार से कन्वर्ट होता है। तो अब इसकी मैकेनिज्म आप देखिएगा। तो देखिएगा मैकेनिज्म ऑफ आइसोमराइजेशन।
तो हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो ये था। तो इसमें हमें ये भी पता करना है कि कितने मोल अल्कोहलिक KOH यूज होंगे। तो देखिएगा, अल्कोहलिक KOH फर्स्ट मोल जिसके वाया एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, अल्कोहलिक KOH का सेकेंड मोल लेंगे हम यहाँ से। तो सेकेंड मोल के यूज करने से ये बन जाएगा आपके पास एल्काइन। तो कौन सा? वो भी टर्मिनल एल्काइन। तो 2 मोल अल्कोहलिक KOH यूज हो चुके हैं और टर्मिनल एल्काइन का फॉर्मेशन हो चुका है। टर्मिनल एल्काइन जो होता है वो मैंने आपसे अभी कहा था कि लेस स्टेबल है, इसलिए आगे कन्वर्ट होगा। अब आप देखो, ट्रिपल बॉन्ड अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो ये हाइड्रोजन होता आपका एलाइलिक हाइड्रोजन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में है तो इसको बोलते हैं प्रोपार्जिल हाइड्रोजन। प्रोपार्जिल हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन आपका एसिडिक हाइड्रोजन का पार्ट है। तो ध्यान रखना, टर्मिनल एल्काइन जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन प्रोपार्जिल हाइड्रोजन है और ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और आपके पास जो एल्किन का फॉर्मेशन हो रहा है वो लीस्ट स्टेबल है। तो यहां से नेक्स्ट मोल हम यूज करेंगे। तो आपके 2 मोल यूज हो चुके हैं, अल्कोहलिक KOH का थर्ड मोल यूज कर रहा हूं मैं। तो मैंने यहाँ थर्ड मोल यूज किया है। और अल्कोहलिक KOH में बेस क्या होता है? OR-। तो ये OR- इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। तो जैसे एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा आपके पास जो बनेगा स्टेप वो ये आपका इंटरमीडिएट बनेगा। अब आप देखिएगा इसमें नेगेटिव सिग्मा पाई अर्थात रेजोनेंस स्टेबलाइजर। तो यहां से इसमें रेजोनेंस हो रहा है नेगेटिव सिग्मा पाई का। तो जैसे इसमें रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस होने से आपके पास जो न्यू फॉर्म है वो ये फॉर्मेट होगी। तो आपके पास जो न्यू फॉर्म है उसका फॉर्मेशन ये हो गया। तो हम लिखेंगे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और स्टेबल बाय रेजो। अब हम इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं। जब अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक मतलब यहाँ से बेस और H दोनों रिएक्शन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? ROH। तो ये ROH में से H+ जो है वो इस कार्बन को प्रोटोनेशन करता है। तो प्रोटोनेशन से आपके पास ये बन जाता है। अब आप देखो, एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं एलिन्स। तो ये एलिन्स का फॉर्मेशन हो गया, आपके एलिन्स का फॉर्मेशन हो गया। और एलिन्स जो होती है वो होती है डज नॉट स्टेबल एसिड एज वेल एज बेस। ये एसिड और बेस दोनों में ही स्टेबल नहीं है। तो आगे फर्दर ये हाइड्रोजन आपका वही प्रोपार्जिल हाइड्रोजन है, इस पर अल्कोहलिक KOH का 4th मोल यहां से OR- बेस होगा, ये इसको रिमूव करेगा। तो इसके वाया क्या बन जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड CH2 और नेगेटिव चार्ज। फिर नेगेटिव सिग्मा पाई वाली कंडीशन है, अगेन इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। तो नेगेटिव सिग्मा पाई से रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस के वाया ये फॉर्म बन गई। तो इसकी भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसको फिर हम प्रोटोनेशन कराएंगे। आपके जो अल्कोहल बना उस अल्कोहल से H+ प्रोटोन और ये इसको प्रोटोनेशन करेगा। तो जैसे ही इसका प्रोटोनेशन होगा आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब आप देखिएगा, एक आपका टर्मिनल एल्काइन जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? नॉन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो गया। और आपको पता है नॉन टर्मिनल एल्काइन क्या होता है? मोर स्टेबल होता है ड्यू टू मोर अल्फा हाइड्रोजन। तो हम बोलेंगे क्या? रिएक्शन गोज इन मोर फॉरवर्ड
डायरेक्शन ड्यू टू मोर स्टेबल एल्काइन फॉर्मेशन। क्या पॉइंट है, ध्यान दें कि यहाँ पर आपके जो टर्मिनल एल्काइन बन रहा है वो मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल होने के कारण आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या रिजल्ट है कि रिएक्शन गोज इन मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका रीजन क्या है कि आपका टर्मिनल एल्काइन जो था वो लेस स्टेबल था, उस टर्मिनल एल्काइन से आपके पास नॉन टर्मिनल एल्काइन का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल होने की वजह से आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोर होगा बजाय आपके बैकवर्ड डायरेक्शन से। तो इस प्रकार से आपके एक टर्मिनल एल्काइन नॉन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहलिक केओएच की प्रेजेंस में। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि बताइएगा कि आपके इस रिएक्शन में हाउ मेनी अल्कोहल यूज, तो यहाँ पर कितने मोल अल्कोहल की यूज हुए हैं। तो याद रखें ऐसी कंडीशन पे आपके 4 मोल अल्कोहलिक केओएच जो है उसके यूज होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। ये इंटरनली आपका जेम डाई हेलाइड है, सॉरी इंटरनली विस डाई हेलाइड है। इस पर रिएक्शन कराएंगे अब की बार हम NaNH2 की एक्सेसिव क्वांटिटी में। तो यहां से नॉन टर्मिनल एल्काइन का फॉर्मेशन होगा जो कि मोर स्टेबल है। अगर इसका रिएक्शन यहां से 1 मोल NaNH2 मतलब और NaNH2 के साथ करा रहे हैं, तो हो जाएगा आइसोमराइजेशन, और आइसोमराइजेशन के वाया आपका जो नॉन टर्मिनल एल्काइन है वो विल बी कन्वर्ट इन टर्मिनल एल्काइन, ये आपके टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो जाती है। टर्मिनल एल्काइन आपकी क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। इसका मतलब होगा रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन मोर। इससे यह है कि आपकी इसकी स्टेबिलिटी लेस होने की वजह से रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में अधिक होगा, लेकिन NaNH2 के 1 मोल के साथ और रिएक्शन कराने पर आपकी जो नॉन टर्मिनल एल्काइन है, ये जो नॉन टर्मिनल एल्काइन है विल बी कन्वर्ट इनटू सॉल्ट, ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसके फलस्वरूप अब रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लग जाती है क्योंकि सॉल्ट की स्टेबिलिटी मोर होती है। तो सॉल्ट फॉर्मेशन होने के कारण अब आपका रिएक्शन कहाँ होने लग जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगता है। अब क्वेश्चन यही है कि यहां से यहां तक कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ NaNH2 रिक्वायर्ड, मतलब इस पूरे प्रोसेस के लिए कितने मोल NaNH2 की रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर टोटल कितने मोल की रिक्वायर्ड है, 5 मोल की रिक्वायर्ड है। अब हम यही चेक करेंगे कि यहाँ पर 5 मोल कौन कौन सी प्रोसेस में और कितने कितने मोल यूज हो रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ आइसोमराइजेशन। तो देखिएगा मैकेनिज्म ऑफ आइसोमराइजेशन।
आइसोमराइजेशन का मैकेनिज्म। इस पर हम रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले NaNH2 के 2 मोल के वाया ये आपके नॉन टर्मिनल एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एलिमिनेशन हुआ। अब आप देखिएगा ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये, तो अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो ये हो जाता आपका एलाइलिक हाइड्रोजन, लेकिन ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ है और ट्रिपल बॉन्ड के साथ वाले को बोला जाता है प्रोपार्जिल। ये आपका प्रोपार्जिल हाइड्रोजन है और ये एक आपका एसिडिक हाइड्रोजन का पार्ट है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अब हम इस पर नेक्स्ट मोल NaNH2 का नेक्स्ट मोल यूज करते हैं आइसोमराइजेशन के लिए। तो यहां से बेस NH2 माइनस इस हाइड्रोजन को कैप्चर करता है, इसके वाया ये आपके एनाइन का फॉर्मेशन होता है। अब आप देखिएगा नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है, तो यहां पर इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। ये रेजोनेंस हो गया। ये आपकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट स्टेप में इसका प्रोटोनेशन होता है, तो प्रोटोनेशन से H इसको प्रोवाइड किया जाता है। ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर प्रोपार्जिल में अभी भी और हाइड्रोजन है, तो नेक्स्ट वापस ये हाइड्रोजन आपका इस पर फिर रिएक्शन होगा NaNH2 का। तो ये आपका कौन सा मोल था? 3rd, और ये कौन सा हुआ? 4th। तो ये 4th मोल यूज हुआ है, जहां से आपका बेस जो NH2 माइनस है वो इस H को कैप्चर करेगा। इससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर ये देखो नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस है, तो यहाँ पर फिर रेजोनेंस हो जाएगा। ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इसका प्रोटोनेशन कर देंगे, तो ये इसका प्रोटोनेशन हो गया। अब आप देखिएगा ये क्या बन गई? टर्मिनल एल्काइन। और टर्मिनल एल्काइन जो होती है वो मोर स्टेबल नहीं होती, लेस स्टेबल होती है। इसलिए आपका रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसे रिएक्शन को रोकने के लिए आगे अगेन 1 मोल NaNH2 फिर रिएक्शन करता है। तो 4th के बाद में ये कौन सा मोल हो गया? 5th मोल। और ये क्या करेगा? बेस है, और ये टर्मिनल एल्काइन का ये हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये बेस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या होता है? एसिड बेस रिएक्शन अकर हो जाता है। इसके वाया ये सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ में अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। तो ड्यू टू सोल्ट फॉर्मेशन, सोल्ट के फॉर्मेशन के कारण आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोर होगा। तो सोल्ट की स्टेबिलिटी क्या होती है? मोर होती है, और इसी वजह से रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसी के साथ ही इसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। तो देखिएगा इसमें कुछ अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। PHCCH3HHBr, वही अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। फर्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक KOH यूज करना है और सेकेंड स्टेप में NaNH2 यूज करना है, क्योंकि NaN2 स्ट्रोंगर बेस है। तो यहां से जो रिएक्शन का यील्ड होगा वो हो जाएगा ये। सेकेंड एग्जाम क्वेश्चन
वही रिएजेंट अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, तो वही इलिमिनेशन होगा यहां से। तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, एलिमिनेशन होगा एक बार ये और एक स्टेप में ये, 2 स्टेप्स में होगा। 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव हो जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और देखिएगा। अब की बार बोथ क्लोरीन एंटी पोजीशन में आ गए, तो हमारा रिएजेंट वही है। तो हमारा रूल ये था कि बोथ लिविंग ग्रुप इन एंटी पोजीशन। तो आप देखिएगा ये हाइड्रोजन अपोजिट है, क्लोरीन अपोजिट है, तो इसका मतलब यहाँ से इलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो इलिमिनेशन होगा वो किस टाइप से होगा, यहाँ वाले हाइड्रोजन के साथ। तो जरा देखिएगा ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन एंटी पोजीशन पर है और ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन एंटी पोजीशन पर है, तो यहाँ से एलिमिनेशन होगा, वही 2 मोल HCl बाहर हो जाएगा और पाई बॉन्ड का, और इस प्रकार से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और कराता हूं मैं। यही क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा मैंने आपके बाद नोटिफिकेशन मतलब वेज डेस लाइन पे नोट कर दिया। तो बताइएगा अब क्या रिएक्शन होगा। तो आप देखिएगा अगर Br यहाँ पर वेज पर है तो यहाँ पर हाइड्रोजन किस पर होगा। तो देखिएगा मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ आप लोगों को। ये Br वेज पर है तो यहाँ पर हाइड्रोजन डेस पर होगा और यहाँ पर Br डेस पर है तो हाइड्रोजन वेज पर होगा। तो अब आप देखो ये दोनों हाइड्रोजन भी सेम प्लेन पर है, हाइड्रोजन और Br, और ये हाइड्रोजन और Br भी सेम प्लेन पर है। तो इसका मतलब यहाँ से इलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब जो इलिमिनेशन होगा वो नेक्स्ट कार्बन, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के साथ होगा। तो इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन पे भी हाइड्रोजन, तो एक इलिमिनेशन यहाँ से होगा और एक इलिमिनेशन यहाँ से होगा। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड डाइन। और कॉन्जुगेटेड डाइन की स्टेबिलिटी भी क्या होती है, मोर होती है। इसी के साथ आपका ये फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन बाय इलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पोर्शन।